बोलो। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल MKS स्टडी वर्ल्ड में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को पहला जो पिछला वीडियो है सब कुछ प्रोवाइड कर दिया गया, उसका अगला पार्ट ये वाला है। ठीक है, तो आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले इसके पीछे वाले पार्ट को देख लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं है, छोटा छोटा है, छोटे पार्ट में करके रखा जाता है ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। ठीक है, ज़्यादा वीडियो हो जाता है तो कोई भी व्यक्ति देखने से थोड़ा हिचकिचाता है ना। तो देखिए, चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। मगर इससे पहले क्या है कि हमारा जो चैनल है इसे क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और जो ये वीडियो है ना इसे लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोगों के जो अगले हेडिंग था ये वाला था फ्रांस की जुलाई क्रांति। ठीक है, इसके बारे में इससे पहले और जितनी पॉइंट थे सब कल चर्चा कर दिए थे और इस पॉइंट के बारे में कल बताए थे कि इसके आगे कल चर्चाएं होंगी। ठीक है, चलिए देखिए इस पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं। अगला है फ्रांस की जुलाई की क्रांति। देखिए, इसे फ्रांस की कहा जाता है, कहाँ से की घटना फ्रांस में हुई थी। जुलाई की क्रांति मतलब ये जुलाई महीने में हुआ था, इसीलिए इसे फ्रांस की जुलाई क्रांति का नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या हुआ था कि जो नेपोलियन था, है ना, ये जो फ्रांस के आप लोग जानते हैं कि जो वो संधि हुआ था वियना के संधि, है ना, उसी के दौरान ये सब क्या कर दी गई थी, इसको हटा दिया गया और इसके बाद लुई 18वां को उसके यानी कि फ्रांस के राजगद्दी पे क्या किया गया था, बैठा दिया गया था। लुई जब 18वां बैठा तो वो क्या किया ना कि जितने भी उनके द्वारा यानी कि नेपोलियन के द्वारा जितने भी पुरानी परंपराओं को या जो भी वहाँ के तौर तरीके नियम कानून जो भी थे सबको हटाया गया। फिर से क्या किया कि लुईस जो 18वां था ये अपने तरीके से फिर से फ्रांस में नियम कानून बदलना तथा लोगों को अपने अनुसार चलाना या संचालन करना क्या किया था, शुरू किया था। ठीक है, तो देखिए इनके द्वारा पहला जो काम था वो था कि नेपोलियन के बाद जो लुई 18वां था इसको शासन दिया गया। अब देखिए ये जो लुईस 18वां था ये अन्य लुईस यानी कि इनके जो खानदान के जितने भी थे, लुई 16वां 15 जो भी 13 14 थे, उन सबसे इसका विचारधारा बहुत बढ़िया था। किसका, तो लुईस 18 का। ठीक है, इसमें देखना इसमें कह रहा है कि प्रतिक्रियावादी कहने का अर्थ क्या है। प्रतिक्रियावादी कहने का अर्थ है कि ये वाला जो लुईस 18वां है ये क्या था, यह एक प्रकार के राष्ट्रवादी व्यक्ति था। राष्ट्रवादी कहने का मतलब कि ये उदारवादी था। ठीक है, यह ऐसे व्यक्ति था जो अपने राष्ट्र से प्रेम करने वाले या लगाव रखने वाले व्यक्तियों को ये क्या करता था, बहुत ज्यादा और भी प्रोत्साहित करता था, है ना। तो इसीलिए ये क्या था, ये एक प्रकार का प्रक्रियावादी व्यक्ति था और ये जो था और सुधारवादी में तालमेल बनाया था। ठीक है, सुधारवादी मतलब कि जो भी इनके कंडीशन में परिवर्तन लाया गया था या जो पहले से बदलाव कर दिए गए थे उन सबको क्या किया, ये बदला। ठीक है, इसीलिए इसे प्रतिक्रियावादी और सुधारवादी के भी नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। किसे, तो लुईस 18 को। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट में क्या है, अगला कह रहा है कि संवैधानिक सुधारों की घोषणा की गई। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो लुईस 18 था ये संवैधानिक मतलब कि वो ये कहा था ना कि हमारे देश में यानी कहाँ पे, फ्रांस में अब क्या होगा ना, वहाँ पे एक संविधान जो बनेगा लोगों के द्वारा जो तैयार किया जाएगा उसमें संवैधानिक सुधार भी हो सकते हैं। इससे क्या हुआ ना कि जनता के अंदर बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। ठीक है, ताकि चलिए हमारे बारे में कोई तो हुआ जो सोच रहा है और हमारे ख्याल रख रहा है। ठीक है, मगर क्या हुआ ना कि ये घटना बहुत जल्दी दुख में बदल गई। कारण क्या था कि लुईस 18वां की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद जितने भी काम थे वो सब वैसे ही वैसे डूब गया और जितने भी लोगों की उम्मीदें और आशाएं थी फिर से ठप हो गया। ठीक है, देखिए तो इसमें क्या हुआ कि ये जो था संवैधानिक सुधारों की घोषणा की गई। तो जो संवैधानिक जो भी सुधार था वो घोषणा की गई थी। सन 1824 ईस्वी में लुईस 16वां की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये बड़ी दुखद घटना थी फ्रांस के जनता के लिए। कारण से ना कि जो लुईस 18वां था ये देखिए ये किसी भी प्रकार के जातिवाद नहीं करता था, जातिवाद भेदभाव किसी भी प्रकार किया नहीं था। सभी व्यक्तियों को एक समान रूप से मानता था और सभी को समान सुविधाएं देने का प्रयास किया था। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि जब मृत्यु हुई सन 1824 ईस्वी में तो इसके बाद हुआ क्या, चार्ल्स दशम, ये वाला याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि जो चार्ल्स दशम था, चार्ल्स दशम फ्रांस के क्या बना, राजगद्दी पे आसीन हुआ। ठीक है, चार्ल्स दशम वहाँ का शासक बना किसके बाद, लुईस 18 के बाद। उसके बाद देखिए जो चार्ल्स दशम था ना ये लुईस 18वां जैसा नहीं था, ये बहुत बड़ा क्या था, ये जैसे कि आप लोग पीछे जानते हैं कि जितने भी लुईस 16वां था या उसके पहले जितने भी खानदान थे ये बिल्कुल उन्हीं लोगों जैसा था। ठीक है, यानी कि यह कैसा था, यह दुराचारी था, दुराचारी और उसके बाद से निरंकुश, उसके बाद से जो उदारवादी थे इन लोगों को क्या करना, इनके विरोधी था ये। जैसे कि देखिए इसमें कह रहा है कि चार्ल्स दशम स्वेच्छाचारी मतलब कि वही काम करेगा जो इसकी इच्छा होगी। ठीक है, और निरंकुश मतलब कि ये सिर्फ अपने बारे में सोचता था, जनता के बारे में इसको थोड़ी सी भी फिक्र नहीं थी। ठीक है, तो इस प्रकार से लुईस 18वां के बाद चार्ल्स दशम वहाँ का शासक बना कितने ईस्वी में, सन 1824 ईस्वी में। अब देखिए उसके बाद से क्या हुआ कि जो ये था उसके बाद से चर्च और कुलीनों पर ये क्या किया, कुलीनों का ताकत बढ़ाया। कौन, चार्ल्स दशम। तो ये बोलता स्वाभाविक है कि जो भी व्यक्ति क्या कहते हैं कि उदारवादियों का दमन करेगा वो किसके बढ़ावा देगा,
इन्हीं लोगों का, कुलीन वर्गों का। और कुलीन वर्गों में किसका किसका, तो चर्च लोग में जो रहते थे पादरी वर्ग, और जो कुलीन वर्ग के जो धनी वर्ग थे उनको, ठीक है। इन सबका ये ताकत बढ़ाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा था, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद जो उदारवादी थे इन सबको ये दमन किया। दमन किया मतलब उन सबको खत्म कर दिया। कौन, चार्ल्स दसम, ठीक है। तो जो उदारवादी थे इन सबको ये दमन किया और उन सबका नामो निशान खत्म कर दिया। और पूरे फ्रांस में क्या किया, ये जो निरंकुश था फिर से लुई 16वां जैसा इनका कंडीशन हो गया था फ्रांस में, ठीक है। जो फ्रांस के लोग थे फिर से अपना जो पुराना जिंदगी था उसको जीना शुरू कर दिया था और उनको अनेक प्रकार के समस्याओं का सामना करना शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये जो चार्ल्स दसम था ये भी क्या किया, जैसे कि लुई 16वां किया था या उसके बाद नेपोलियन किया था, सेम टू सेम उसी प्रकार के। देखिए, अखबार, नाटक तथा संगीतों पर भी क्या कर दिया, पाबंदी लगा दी। जैसे कि आप लोग देखे थे कि जो नेपोलियन था वो इसके ऊपर क्या किया था, सेंसरशिप लगाया था, उसी प्रकार की ये क्या किया, पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दिया। कह दिया कि हमारे इजाजत के बिना किसी भी प्रकार के ना तो अखबार छापे जाएंगे, ना तो नाटक होगा, ना तो संगीत होगा, ठीक है। वही संगीत होगा या वही नाटक होगा जो हमारे द्वारा कहा जाएगा, है ना। और अखबार में भी वही वर्ड छापे जाते थे जो चार्ल्स दसम जानता था या उसके बारे में क्या कर रहा हो, बढ़िया से जाना हो या उसके विरोध में ना हो, ठीक है। उसके बाद 1830 ईस्वी के दशक में क्या हुआ कि ये देखिए, ये नाम एक, ठीक है, जनता इससे बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी, ठीक है। ये बना तो उतना परेशान नहीं हुआ था, मगर ये जो यह व्यक्ति बना ना उसके देश का 1930 ईस्वी में प्रधानमंत्री बना था ये, ठीक है। प्रधानमंत्री बना कहाँ का, फ्रांस का। कौन, पोलीगनेक। कौन बना था, पोलीगनेक, ठीक है। कितने ईस्वी में, सन 1830 ईस्वी में क्या बना, प्रधानमंत्री बना, ठीक है। तो जब ये प्रधानमंत्री बना ना तो जो फ्रांस के लोग थे ना वो बहुत ज़्यादा क्या हुए थे, उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। कारण क्या था, ये जो व्यक्ति था ना ये इससे भी दुराचारी था। दुराचारी मतलब कि निरंकुश था, ये जनता के बारे में कुछ भी नहीं सोचता था, ठीक है। अब देखिए उसके बाद से क्या हुआ कि 25 जुलाई को क्या हुआ, 4 अध्यादेश जारी किया। कौन, ये वाला पोलीगनेक, ठीक है। ये 4 जुलाई को एक 4 अध्यादेश जारी किया। अध्यादेश मतलब होता है नियम कानून, अध्यादेश मतलब नियम कानून। नियम कानून के एक छोटी सी 4 प्रकार के वर्ड ने ये क्या किया था, फ्रांस में लागू किया, जिसको जनता को मानना क्या था, एकदम निश्चित था, यानी जरूरी था। अब अगला पॉइंट क्या है, कह रहा है कि 26 जुलाई को, अब देखिए क्या हुआ कि जब ये जारी किया तो उसके बाद से अगले ही दिन, ठीक है, 26 जुलाई को ही विद्रोह विद्यार्थियों द्वारा, सैनिकों द्वारा, उसके बाद से सैनिकों का जो नेतृत्व था इनके द्वारा और किसानों द्वारा यह विद्रोह अनेक प्रकार के क्षेत्रों में होना क्या हो गया था, शुरू हो गया था। किसके द्वारा, तो विद्यार्थियों यानी कि स्टूडेंट्स द्वारा, उसके बाद से सैनिकों द्वारा, और उसके बाद से जो सैनिकों का था वो भी नेतृत्व, और उसके बाद से किसान। कहने का मतलब कि जो 26 जुलाई 1930 ईस्वी का जो विद्रोह था ना उसमें सैनिक, विद्यार्थी, किसान, हर एक वर्ग के लोग इसमें क्या हो गए, आके कूद पड़े मतलब कि भाग लिए। और भाग लिए किसके विरोध में, ये जो था ना पोलीगनेक, इसके विरोध में कि इसको इसके पद से क्या किया जाए, हटाया जाए। मगर ये जो था ना ये वाला स्वेच्छाचारी जो चार्ल्स दसम था इसको किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं नजर आया, ठीक है। ये कुछ भी नहीं किया, वो जैसे जनता क्या कर रही है क्या नहीं उससे कोनो मतलब नहीं था इसी का, तो इसमें किसी प्रकार को परिवर्तन नहीं लाया, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है कि 27 से 29 तक, ठीक है, उनके यहाँ बहुत बड़ा संघर्ष हुआ था, ठीक है। इसमें देखिए कह रहा है कि 27 से 29 तक संघर्ष किए। उसमें क्या हुआ कि गौरवशाली 3 दिन मनाए जाते हैं, ठीक है। तो उनके यहाँ क्या था कि देखिए 27 से लेकर के 29 तक यही कौन है, जुलाई महीने में, जुलाई के महीने में जब ये घटनाएं हो रही थी, ठीक है, तो जितने भी फ्रांस के लोग थे जैसे कि सैनिक थे, विद्यार्थी थे और उसके बाद से किसान थे, ये सब एक तरफ थे और दूसरी तरफ कौन थे, ये जो चार्ल्स दसम था इसके सैनिक, ठीक है। इनके बीच लगातार 3 दिनों तक क्या हुआ, बोलिए, संघर्ष हुआ, ठीक है। और ये संघर्ष लगातार जारी रहा 3 दिनों तक, ठीक है। और इस 3 दिनों को फ्रांस में क्या कहता है, गौरवशाली 3 दिन घोषित किया गया था। कब से कब तक, 27 से लेकर के 29 तक, और ये जुलाई महीने में हुआ था इसीलिए, है ना। यही सब घटनाएं थी, इसीलिए से जुलाई महीने के यानी कि फ्रांस की जुलाई क्रांति के नाम से क्या करते हैं हम लोग जानते हैं, है ना। इसके बाद देखिए ये जो 3 दिन था ना इसमें बहुत से सैनिक, बहुत से किसान, बहुत से विद्यार्थी क्या हुए थे, मारे गए थे। इससे क्या हुआ ना कि इससे जनता के बीच में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, क्षति पहुंचा था, इससे जनता एकदम परेशान हो गई थी, ठीक है। किससे, चार्ल्स दसम के, और ये जो उनका प्रधानमंत्री था इससे, है ना। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट वहां पे कह रहा है कि जुलाई लुई फिलिप, कौन है, लुई फिलिप को राजगद्दी पर बैठाया गया। किसको हटा करके, इन सबको हटा करके इनको, ठीक है। राजगद्दी पे मतलब कि ये जो गद्दी था ना जिस पे ये लोग बैठे थे आसीन, कौन कौन था, लुई फिलिप था और उसके चार्ल्स दशक था, और ये जो बोलिए इसका नाम, देखिए इसका नाम थोड़ा उल्टा है, ठीक है। आप लोग भी इसका नाम याद रखिएगा, पोलीगनेक, ठीक है। इसको क्या किया गया, गद्दी पर बैठाया, गद्दी से हटा करके और फिर से लुई फिलिप को राजगद्दी पे क्या किया गया, बैठाया गया। उसके बाद से क्या देखिए
ये बैठाया गया ये ना कि ये जो व्यक्ति था ना इसको हटा करके, ये हटा नहीं, इतना ज़्यादा विद्रोह हुआ ना कि ये दोनों लोग अपने यानी कि ये खास करके ये चार्ल्स दशम ये इस्तीफा दे दिया अपने पद से और इस्तीफा दे करके इंग्लैंड चला गया। ठीक है, तब इसका जगह खाली हो गया, सीट खाली हो गया, तो उस सीट पे किसको भरा गया? लुई फिलिप को। ठीक है, और लुई फिलिप जब आया गद्दी पे बैठा तो वह जनता के बारे में सोचने वाला व्यक्ति था। ठीक है, थोड़ा उदारवादी था, इनके जैसा नहीं था। देखिए उसके बाद से क्या हुआ कि यहाँ पे जब ये लुई फिलिप्स आया तो थोड़ा फ्रांस की स्थिति सुधरी। उसके बाद से जो फ्रांस के लोग थे वो थोड़ा चैन के सांस लिए थे। ठीक है, अगला देखिए फिर कह रहा है कि जुलाई की क्रांति का प्रभाव। और देखिए इतना सब तो था, जुलाई के जो क्रांति थी इसका प्रभाव क्या हुआ, प्रभाव किस पे पड़ा, इसका नतीजा क्या हुआ, कौन कौन से देश इसमें शामिल थे। चलिए देखिए उसके बारे में एक बार नजर डालते हैं। देखिए इसमें क्या है कि जो फ्रांस के जो क्रांति थी, ठीक है, ये पूरा यूरोप महाद्वीप को प्रभावित किया था। ये भी याद रखिएगा, कारण क्या है ना कि पूरा यूरोप महाद्वीप में, पूरा केवल फ्रांस ही नहीं, पूरा यूरोप महाद्वीप में उदारवादी लोग क्या हो गए थे? पनप गए थे। पनप मतलब कि जन्म लिए थे। ठीक है, उनके अंदर देश भावना जागृत हो गई थी। किसके वजह से? फ्रांस के वजह से। ठीक है, और उसमें जो फ्रांस के जितने भी नेतृत्व लोग थे उन लोगों के द्वारा ये माना जाता है कि अगर फ्रांस को, ठीक है, सर्दी जुकाम या छींक आती है, ठीक है, ये सॉरी, अगर फ्रांस को छींक आती है ना या फ्रांस छींकता है तो पूरा यूरोप महाद्वीप क्या होता है? सर्दी जुकाम से ग्रसित हो जाता है। कुछ इतिहासकारों द्वारा ये क्या किया गया? स्टेटमेंट दिया गया है, या वहाँ के जो शासक हैं उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है कि ये जो प्रकार की जो कंडीशन है ना ये पूरा यूरोप महाद्वीप को क्या करता है? प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग देखते हैं आराम से। कह रहा है कि फ्रांस के अलावा अन्य राष्ट्रों पर प्रभाव पड़ा। ठीक है, अन्य जो राष्ट्र थे, जो भी आस पड़ोस के जो राष्ट्र थे यूरोप महाद्वीप में, उन सब पे प्रभाव पड़ा था। देखिए इसमें एक पहला पॉइंट है, कह रहा है कि जब फ्रांस छींकता है तब पूरे यूरोप महाद्वीप को क्या होती है? पूरा यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब ये है कि जो फ्रांस है, ठीक है, कौन? फ्रांस, वो इतना बड़ा देश था, या उसके जो मान्यताएं थी इतने ज्यादा यूरोप महाद्वीप में मानी जाती थी, ताकि लोग इनके द्वारा कहे गए बातों को एकदम स्वाभाविक रूप से क्या करते थे? मानते थे या पालन करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये एक छोटा सा कहावत या स्टेटमेंट के रूप में बताने का यह प्रयास किया गया है कि जब फ्रांस को क्या होती है? छींक आती है तो पूरा यूरोप महाद्वीप को क्या होता है? सर्दी जुकाम हो जाती है। ठीक है, तो एक प्रकार का कंडीशन है जो लोगों को बताया गया है कि फ्रांस इतना बढ़िया देश था, या इतना शक्तिशाली था, या इतना लोग उसके क्या होता है? नेतृत्व करते थे, ताकि ये स्टेटमेंट द्वारा लोगों को क्या किया जा सके? समझाया जा सके। ठीक है, अगला देखिए, अगला पॉइंट है स्पेन। ठीक है, उन्हीं से सटा हुआ एक राष्ट्र है स्पेन। इसमें है फर्डिनेंड। ठीक है, फर्डिनेंड एक शासक था जिसके विरोध वहां के लोगों ने क्या करना? विरोध करना एकदम शुरू कर दिया था। ठीक है, फर्डिनेंड के विरुद्ध। अब उसमें परिणाम क्या हुआ? उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये हुआ कि जनता को, जो जनता थी, ठीक है, जनता को सुविधा दिया गया। जो जनता मांग रही थी, जनता का जो अपील था, किससे? फर्डिनेंड ने, उसके अनुसार फर्डिनेंड ने उनको क्या किया था? सुविधा दिया था। ठीक है, अगला पॉइंट क्या था? अगला जो देश था वो था पुर्तगाल। कौन था? पुर्तगाल। यहीं का थे 1498 ईस्वी में जो भारत आया था ना वास्को डी गामा, वो यहीं का था, पुर्तगाल का। ठीक है, देखिए ये जो पुर्तगाल है, पुर्तगाल का ये जो था मंगुएक के विरुद्ध क्या हुआ? आंदोलन किया गया। कहाँ पे? पुर्तगाल में। उस समय पुर्तगाल का शासक मंगुएक था। ठीक है, और ये भी राजतंत्र था। इसके विरुद्ध में वहां पे क्या किया गया? आंदोलन किया गया। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ कि सत्ता परिवर्तन। सत्ता परिवर्तन मतलब वहां का जो राजा था ना मंगुएक, ये अपना गद्दी छोड़ दिया और वहां पे इसके हटा करके लोगों के द्वारा अपना शासक रखा गया। ठीक है, और वह जो व्यक्ति गद्दी पर बैठेगा या आसीन होगा, अब वह जनता के अनुसार क्या करेगा? शासन करेगा। ठीक है, तो इसको मंगुएक को हटा करके सत्ता परिवर्तन किया गया और वहां पे जनता द्वारा अपने नेतृत्व वाला व्यक्ति को क्या किया गया? उसके स्थान पे रखा गया था। उसके बाद आता है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में भी क्या हुआ? सुधार की मांग हुई और वहां का जो शासक था ना वो इनके सुधारों को मानने के लिए इतना ज्यादा जल्दी बाध्य नहीं हुआ। ठीक है, मगर जनता ने उनको क्या किया? बहुत ज्यादा आंदोलन किया उसके विरोध में। ज्यादा जनता ने उनके लिए अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन किया। ठीक है, ताकि स्विट्जरलैंड का जो ये शासक था वो हटे। और वो अंत में क्या हुआ? अंत में यही हुआ कि जो वहाँ के शासक था वो हटा और वहाँ पे भी क्या हुआ? जनता की बातों को सुना गया था। उसके बाद अगला पॉइंट है बेल्जियम। बेल्जियम सन 1830 ईस्वी में बेल्जियम के जो बड़ा शहर है, यानी कि बेल्जियम की राजधानी मानिए, वहाँ पे ब्रुसेल्स में क्या हुआ? विद्रोह हुआ। कितने में? सन 1830 ईस्वी में। और जब 1830 ईस्वी में विद्रोह हुआ ना, तो ये जन विद्रोह बहुत बड़ा था। इसके परिणाम स्वरूप क्या कहा गया? इसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि सन 1831 ईस्वी में संविधान बनाया गया। कहाँ पे?
तो यहाँ पे बेल्जियम में सन 1831 ईस्वी में। विद्रोह कब हुआ? सन 1830 ईस्वी में। कहाँ पे? तो बेल्जियम में। ठीक है, तो ये संबंधित है उसी से। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है हम लोगों का पोलैंड। पोलैंड में सन 1830 ईस्वी में रूसी शासकों के विरुद्ध असंतोष। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो 1830 वाला जो ये पोलैंड है ना, इनके स्थान पे किसका अधिकार हो गया था? देखिए, जब वो संधि हुई थी ना, वियना की संधि 1815, ठीक है, तो जब उसमें क्या हुआ ना कि जब ये संधि हुआ था तो उसी समय ना ये जो पोलैंड था ये किसके क्षेत्र में चला गया था? रूस के। तो यहाँ के जो लोग थे ना, इनके ऊपर रूस बहुत ज़्यादा क्या करता था? रूस के लोगों ने इनके ऊपर प्रताड़ित करते थे। तो यहाँ के जो लोग थे ना पोलैंड के, इन्होंने 1830 ईस्वी में रूस के शासकों के विरुद्ध क्या हुआ? असंतोष जताया, और वहाँ के जो लोग थे उनके अंदर देशभक्ति या राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई, और उनको भी कुछ वर्षों के बाद क्या कर दिया गया? स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद अगला है जर्मनी। देखिए, तो इसमें क्या है ना कि जर्मनी और इटली, इन दोनों को एक पार्ट आप लोगों को अलग से बना करके प्रोवाइड कर दिया जाएगा वीडियो, आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए जर्मनी और इटली का एकीकरण आएगा, उसमें आप लोग खूब बढ़िया से देखिए। तो इसमें कह रहा है कि जर्मनी और इटली, ठीक है, इन दोनों को किसमें, इन दोनों के ऊपर कौन अधिकार किया था? ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया के विरुद्ध कई क्रांति के बाद, ठीक है, क्या हुआ? राष्ट्रवाद का विकास हुआ। तो देखिए, इसमें पहला कंडीशन है कि जर्मनी और इटली पे किसका अधिकार हो गया था? ऑस्ट्रिया का। ठीक है, ऑस्ट्रिया इनके ऊपर कब्जा किया था, और अनेक प्रकार से इन लोगों को क्या करता था? प्रताड़ित करता था। तो जब इन लोगों ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ विद्रोह किया या क्रांति किया, तो ये जो ऑस्ट्रिया था ना वहाँ से हट गया। ठीक है, हटने के फलस्वरूप क्या हुआ कि यहाँ के जो लोग थे, कहाँ के? जर्मनी के और इटली के, इन यहाँ के लोगों के अंदर क्या हुआ? राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुआ, और वहाँ के लोगों ने भी अपने राष्ट्र को अंत में क्या किया? आज़ाद घोषित कराया। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ तक ये वीडियो आप लोगों का आज तक यहीं पे रखेंगे, है ना। और आप लोग क्या कीजिएगा कि जाते जाते हमारा जो चैनल है ना, इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और हमारा जो यूट्यूब जितने भी वीडियो हैं इन सबको लाइक, कमेंट और शेयर करना भी ना भूलिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोगों को जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, ठीक है, आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। ठीक है, और जो कंडीशन आप लोग बताया कीजिए। ठीक है, अगर नहीं बताएंगे तो फिर हम लोग सुधार कहाँ से कर पाएंगे? आप लोगों के द्वारा हम लोगों का ये जो वीडियो है ना, इसे सुधार किया जा सकता है, मगर आप लोग चाहेंगे तब। जो भी कमी है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखा करें। ठीक है, अगर नहीं लिखेंगे तो फिर इस प्रकार से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, हम लोग तो अपने तरफ से प्रयास करते ही रहेंगे, और आप लोग भी अपने तरफ से वो क्या कीजिए? एफर्ट कीजिए, ताकि हम लोगों का जो भी कंडीशन या जो भी इसमें कमियां हैं उसे हम लोग दूर कर सकें, है ना। देखिए, लाइक करने से हम लोगों का कुछ मिलता नहीं है, बस हम लोगों को हौसला मिलता है, ताकि हाँ, लड़के द्वारा ये जो वीडियो है इसे पसंद किया जा रहा है, आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? लाइक करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।